नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की नफरती बातें फैलाई जाती है यह आप लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी के बारे में आप देख सकते हैं। वही नरवाल की पत्नी जिनके पति की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, उस आतंकवादी की हत्या के सबसे पहले पोस्टर जारी किए गए। क्या पोस्टर जारी किए गए? पूरे मीडिया में इसकी खबर फैलाई गई। लेकिन जब उसने सिर्फ ये कहा कि हिंदू मुस्लिम ना करे तो किस तरह से ट्रोलिंग उनकी की गई। ये शर्मनाक से ज्यादा नैतिकता की गिरावट की बात है। हम हमारे ही देश के नागरिकों की महिलाओं को जो एक 4-5 दिन पहले विवाह होने के पश्चात इस तरह की उसने घटना को झेला, हम उसको भी नहीं छोड़ पा रहे और उसको भी ट्रोलिंग करने से हम नहीं अपने आप को रोक पा रहे। तो आप अपनी नैतिकता की एक देख लीजिए कि आप किस तरह से नैतिकता की पराकाष्ठा के भी पार जा चुके हैं। तो इसलिए क्या है आज की बड़ी खबर? लगता है राहुल गांधी के लिए बहुत अच्छी खबरें रोज प्रतिदिन किसी न किसी रूप में आती जा रही है। राहुल गांधी की इन खबरों को लेकर पूरा कांग्रेस समुदाय, पूरी कांग्रेस पार्टी बड़े जोर के साथ अब सरकार पर हमला करने जा रही है। क्या है आज की बड़ी खबर? इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताने वाले केस को बंद कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राहुल की नागरिकता की रिपोर्ट केंद्र सरकार पेश नहीं कर पाई। जी हां, केंद्र सरकार यदि राहुल की नागरिकता पर सवाल उठाती है तो उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को पेश करनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि केवल रिपोर्ट के इंतजार में याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता। 21 अप्रैल को हुई सुनवाई में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने केंद्र की ओर से स्थित रिपोर्ट पेश की, लेकिन कोर्ट ने उसे अपर्याप्त मानते हुए सख्त टिप्पणी की। यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है, देरी नहीं चलेगी। कोर्ट ने केंद्र से पूछा, राहुल गांधी भारतीय नागरिक है या नहीं, 10 दिन में स्पष्ट कीजिए। हैरानी की बात यह रही कि राहुल गांधी की ओर से कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ और सारा मामला साफ हो गया। राहुल गांधी की एक और बड़ी जीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि वह चीन पर लगाए गए टैरिफ को कम कर सकते हैं। उन्होंने ये माना कि मौजूदा टैरिफ दरें इतनी ज्यादा है कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने एक दूसरे के साथ व्यापार करना ही बंद कर दिया है। ट्रंप ने एनबीसी के एक शो में कहा कि किसी भी समय मैं चीन पर टैक्स घटा दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके साथ व्यापार करना मुमकिन नहीं होगा और वे व्यापार करना चाहते हैं। ट्रंप ने इशारा किया कि चीन की इकोनॉमी इस वक्त मुश्किल में है। वहां फैक्ट्रियों में कामकाज 2023 के बाद से सबसे बुरी हालत में है। एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी काफी गिर गए हैं। अपनी अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत ट्रंप ने अमेरिका में सामान बेचने वाले सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाया था, लेकिन चीन पर टैरिफ बढ़ाते बढ़ाते 20 अप्रैल को 145% तक कर दिया था। बदले में चीन ने भी अमेरिकी सामान पर 125% तक का टैरिफ लगा दिया था। एक और बड़ी खबर, मसूरी की माल रोड, कश्मीर के कुपवाड़ा के रहने वाले इकबाल अहमद। जी हाँ, ये भास्कर की खबर। यहाँ पिछले 20 साल से कश्मीरी शॉल और गर्म कपड़े बेच रहे थे। मसूरी में उनके शॉल और गर्म कपड़ों को ढेरों पसंद करने वाले भी है, लेकिन 24 अप्रैल को उन्हें अचानक मसूरी छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि काट दूंगा। जी हाँ, ऐसी धमकी दी गई। इस तरह की धमकी देना भी कितना नॉर्मल बात हो गई है यदि आपके सामने कोई दूसरा हो। इकबाल जैसे ही करीब 16 और कश्मीरी व्यापारियों को मसूरी छोड़ना पड़ा। वजह है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला। इस घटना के बाद इकबाल और यहाँ रह रहे बाकी कश्मीरी व्यापारियों के लिए सब कुछ बदल गया। हमले के अगले दिन यानी 23 अप्रैल को जब इकबाल रोज की तरह सामान लेकर दुकान लगाने पहुंचे तो कुछ युवकों के ग्रुप ने उन्हें दुकान हटाने के लिए धमकाया और आगे भी यहाँ दुकान न लगाने की धमकी दी। इकबाल को समझना चाहिए कि जब ये लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी को नहीं छोड़ते तो आपकी तो क्या बस की बात है। वे रोजी रोटी के वास्ते शाम तक दुकान लगाए रहे। उन्हें लगा था कि मामला शांत हो जाएगा तो सबसे पहले की तरह हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम को युवकों का ग्रुप दोबारा आया, क्योंकि उन्हें डर नहीं है, उन्हें भय नहीं है। वो गाली गलौज और मारपीट करने लगे। वे दुकान न हटाने पर जान से मारने की धमकी देने लगे और कहा, अगर आगे दिखा तो यहीं काट दूंगा। यह धमकी नॉर्मल हो सकती है क्योंकि वह इकबाल को दी जा रही है। इकबाल का कसूर सिर्फ इतना
था कि वो कश्मीर से है और मुसलमान है। वह कहते हैं हम अपने देश में भी अनसेफ है। 29 अप्रैल को इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और केस पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने धमकी देने वाले युवकों को अरेस्ट किया, लेकिन मात्र फाइन लगाकर छोड़ दिया, क्योंकि पुलिस इसे गंभीर मामला ही नहीं मान रही। लिहाजा उसने FIR तक दर्ज नहीं की। लेकिन यही यदि अगर उल्टा हो जाता तो आप देख सकते हैं पूरा मीडिया और किसी भी तरह से किस तरह से इसका हो हल्ला मचाता। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी का मुस्लिम और कश्मीरी लोगों पर दिए बयान पर जो विवाद कर रहे हैं लोग, उनको शर्म आनी चाहिए। नैतिकता में किस तरह से गिरावट उनकी आई है, इसका एक वानगी, इसका एक नज़ारा। 1 मई को हिमांशी ने कहा था कि घटना के बाद लोग जिस तरह से हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। हमें न्याय चाहिए। जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए। आप इस पे कमेंट करके बताएं कि क्या उसने गलत कहा। बयान के बाद हिमांशी की ट्रोलिंग की गई। ट्रोलिंग कौन कर सकता है, किस तरह से कर सकता है, इसका भी आप अंदाजा लगा लीजिए। लोगों ने उन्हें अपशब्द भी कहे। वही नरवाल की पत्नी जिसको लेकर सोशल मीडिया पर किस तरह से हिंदू मुस्लिम किया गया था, उसको एक बयान देने पर उसको भी अपशब्द कहे गए, उसको भी नहीं छोड़ा गया। सोमवार को हिमांशी के सपोर्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग आया और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी आए। ट्रोलिंग करना किस तरह से किया गया होगा, हिमांशी को उनके एक बयान के लिए ट्रोल करना और दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी महिला के निजी जीवन को आधार बनाकर उसे ट्रोल करना अस्वीकार्य है। हिमांशी के बयान पर एक यूजर ने कहा कि हिमांशी सामाजिक और राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए मौके का फायदा उठा रही है। तो जो ये लिख रहे हैं उनको कहना चाहिए कि एक बार आप गोली की आवाज़ जब पास में से निकलती है और किसी परिवार का कोई व्यक्ति गोली का शिकार होता है और वो जब लाश के रूप में पड़ा रहता है, एक बार ये नज़ारा सिर्फ सोच करके देख लीजिए कि किस तरह से कौन फ़ायदा उठा सकता है। एक ने लिखा कि हिमांशी को गोली मार दी जानी चाहिए थी। कितनी बड़ी बात लिखी है, उस नैतिकता की गिरावट की आप समझ सकते हैं। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इससे पहले 17 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया था। साथ ही अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। ने 25 अप्रैल को दायर हलफनामे में कहा कि कानून पूरी तरह से संवैधानिक है, यह संसद से पास हुआ, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लाल किले पर कब्जे दिलाने की मांग करने वाली महिला की याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता रजिया सुल्ताना बेगम का दावा है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पड़पोते मिर्जा बेदार बख्त की बीवी है। कानूनी उत्तराधिकारी होने के चलते रजिया ने अपनी याचिका में लाल किले को वापस लौटाने या 1857 से लेकर आज तक के लिए मुआवजा देने की मांग की थी। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने याचिका को गलत और निराधार करार दिया। कोर्ट ने सुल्ताना बेगम के वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। CJI ने कहा कि आप लाल किले तक ही क्यों रुके, आगरा के किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और अन्य किलों पर भी दावा क्यों नहीं किया गया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 दिसंबर 2024 को सुल्ताना बेगम की याचिका को खारिज कर दिया था। सुल्ताना बेगम ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुल्ताना बेगम कहती है कि मैं मुगल खानदान की बहू हूँ, लेकिन लाल किले में 50 रुपए का टिकट लेकर जाती हूँ। हुमायूं के मकबरे में 40 रुपए लेकर जाती हूँ, जबकि वो मेरे खानदान की रियासत है। मुगल कहाँ ले गए लूट कर, एक का नाम बता दो तो मैं सिर झुका लूंगी। कब्रें खुदे या रहे ये सरकार की जिम्मेदारी है। कनाडा के टोरंटो में खालिस्तानी समर्थकों ने रविवार को हिंदू विरोधी रैली निकाली। इस रैली में खालिस्तानियों ने 8 लाख हिंदुओं को वापस भारत भेजने के लिए नारे लगाए। यह रैली टोरंटो के माल्टन गुरुद्वारे के पास से निकाली गई। इसमें एक बड़े ट्रक पर जेल का मॉडल बनाया गया था और उसमें भारतीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री के पुतले रखे गए थे। इन पुतलों को कैदी की तरह दिखाया गया था। नॉर्थ अमेरिका में हिंदू समुदाय के संगठन को एलिएशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने इसे शर्मनाक बताया। 20 अप्रैल को सरे में 2025 बैसाखी का नगर कीर्तन निकाला गया था। इसमें 5 लाख के करीब सिख शामिल हुए थे। नगर कीर्तन में भी खालिस्तान समर्थक शामिल हुए। उन्होंने खालिस्तानी झंडे लहराए और मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की झांकी भी स्टेज पर सजाई। कई स्थानों पर खालिस्तान समर्थक झंडे, भारत विरोधी नारे और अलगाववादी झांकियां प्रदर्शित की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक स्थित पीएमओ ऑफिस पहुंचे। इससे पहले दिन में उन्होंने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की। वहीं पिछले दिनों वे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी से भी मिल चुके। मोदी सरकार के जातीय जनगणना के फैसले को कांग्रेस बड़ा सियासी हथियार मानकर चल रही है। कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय के लिए राहुल गांधी की बड़ी जीत मान रहे हैं। अब कांग्रेस इस मुद्दे को घर घर तक पहुंचाने की रणनीति अमल में ला रही है। इसके तहत 30 मई तक हर जिला और विधानसभा क्षेत्र में संविधान बचाओ रैली, मीडिया और सोशल मीडिया अभियान चलाया जाएगा। आरक्षण की 50% सीमा तोड़ने के लिए संविधान संशोधन और निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने का मुद्दा जोर शोर से उठाना भी कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। कांग्रेस इस अभियान के लिए गंभीर दिख रही है, जिसकी वजह प्रदेश अध्यक्षों को भेजा गया पत्र है। इसमें साफ कहा गया है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए। सभी गतिविधियों और रिपोर्टिंग को देखरेख की और समन्वय के लिए जिला स्तर पर समर्पित पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से साप्ताहिक रिपोर्ट भी तलब की गई है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।